नमस्कार। इस वीडियो में हम भारतीय और पाश्चात्य रंगमंच जो हमारा DSE का सिलेबस है उसके पहले यूनिट में जो हमारा 2 टॉपिक है, नाटक की भारतीय अवधारणा और नाटक की पाश्चात्य अवधारणा, इन दोनों टॉपिक को इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम नाटक की भारतीय अवधारणा को देखेंगे, इसकी उत्पत्ति और इसके स्वरूप को देखेंगे। फिर पाश्चात्य अवधारणा को देखेंगे और इसके उत्पत्ति और स्वरूप को देखेंगे कि पाश्चात्य साहित्य में नाटक की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नाटक की भारतीय अवधारणा को देखते हैं। इसमें अगर हम नाटक की उत्पत्ति संबंधी मान्यताओं को देखें तो भारतीय साहित्य परंपरा में नाटक की उत्पत्ति का प्राचीनतम लिखित विवरण नाट्यशास्त्र में देखने को मिलता है। नाट्यशास्त्र की रचना आचार्य भरत मुनि ने की है। नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक की उत्पत्ति की एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार ब्रह्मा ने चारों वेदों से तत्वों को लेकर नाटक की रचना की थी। इस कथा में कहा गया है कि जब त्रेता युग का आरंभ हुआ तो मनुष्यों के अंदर लोभ, ईर्ष्या और द्वेष जैसी भावनाएं बढ़ने लगी। इससे चिंतित होकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और उन्होंने एक ऐसी विद्या की मांग की जो दृश्य और श्रव्य दोनों हो, जिसे शूद्र वर्ग भी देख सकते थे। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने इस विधा का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य सामग्री को लिया, सामवेद से गीत को लिया और यजुर्वेद से अभिनय को लिया और अथर्ववेद से रस को लिया। इन चारों तत्वों को मिलाकर उन्होंने नाट्य की रचना की, जो कि पंचम वेद कहलाया। यह कथा दर्शाती है कि भारतीय विचार में नाटक को एक पंचम वेद या सर्ववर्णिक यानी सभी वर्णों के लिए विद्या माना गया है। अब हम नाटक के स्वरूप संबंधी भारतीय अवधारणा को देखें तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाटक तीनों लोकों के विशाल भावों का अनुकीर्तन है, यानी तीनों लोकों की भावनाओं का अनुकरण है, अनुकीर्तन है यानी अभिनय है। भारतीय आचार्यों की दृष्टि में नाटक का मुख्य लक्ष्य रस की प्रधानता है। भारतीय आचार्य नाटक को रस प्रधान विधा मानते हैं। नाटक का मुख्य उद्देश्य दर्शकों को रस की अनुभूति कराना है। इसके साथ ही नाटक के 4 अन्य उद्देश्य भी माने गए हैं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को नाटक का उद्देश्य माना गया। परंतु इन सब की सार्थकता तभी है जब रस की अनुभूति हो। नाटक का काव्यात्मक स्वरूप देखें तो संस्कृत साहित्य में कहा गया है, काव्येषु नाटकम रमयम, अर्थात काव्यों में नाटक सबसे अधिक रमणीय है। नाटक मूलतः दृश्य काव्य है जो लिखित रूप में रचा जाकर रंगमंच पर अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। यानी नाटक की रचना लिखित रूप में होती है, लेकिन वो जब रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तभी वह नाटक अपनी पूर्णतावस्था प्राप्त करता है। नाटक के मुख्य तत्वों की बात करें तो इसके 3 प्रमुख तत्व माने जा सकते हैं। वैसे 5 तत्व है। मैंने टेलीग्राम पे एक PPT अपलोड किया है, तो उसमें मैंने भारतीय नाट्य शास्त्र के स्वरूप और अवधारणा को बहुत डिटेल में बताया है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर उस PPT को डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं। खैर, 3 प्रमुख तत्वों की बात हम कर रहे हैं। भारतीय आचार्यों ने 3 प्रमुख तत्व माने हैं, जिसमें पहला है वस्तु, दूसरा है नेता और तीसरा है रस। तो वस्तु यानी कथा वस्तु, नाटक की कथा प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र प्रख्यात हो सकती है। साहित्य दर्पण के अनुसार नाटक में सामान्यतः 5 से 10 अंक होने चाहिए तथा नायक धीरोत्तम, प्रख्यात वंश का प्रतापी पुरुष या राजसी होना चाहिए। नायक यानी पात्र और चरित्र की बात करें, नेता की बात की जाए तो नाटक में विचारों और भावों का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से होता है। नायक कला का अधिकारी होता है तथा समाज को उचित दिशा प्रदान करने वाला माना जाता है। रस नाटक की आत्मा है। रचना से उत्पन्न वही अनुभूति रस कहलाती है जो दर्शक को भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है। इस प्रकार
भारतीय नाट्य स्वरूप में अगर हम अभिनय के महत्व को देखें, नाटक की सबसे प्रमुख विशेषता अभिनय है। अभिनय ही नाटक को दर्शकों के निकट लाता है और लिखित कथा वस्तु को जीवंत मंचीय प्रस्तुति के माध्यम से लोगों को रस की अनुभूति करवाता है। नाटक की सांस्कृतिक परिभाषा की बात की जाए तो भारतीय दृष्टि में नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि वह ज्ञान, शिल्प, विधा, कला, योग और कर्म का समन्वित रूप है। आचार्य भरत मुनि का प्रसिद्ध कथन है, वे लिखते हैं, न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न स विद्या न स कला न स योगो न तत्कर्म नाट्यसिमनम यन्न दृश्यते। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग या कर्म नहीं है जो नाटक में दिखाई नहीं देता हो। नाटक के सामाजिक उद्देश्य की बात की जाए तो भारतीय परंपरा में नाटक का सामाजिक उद्देश्य शूद्रों तक ज्ञान पहुंचाना था, क्योंकि वेदों का अध्ययन केवल द्विजों तक सीमित रख दिया गया था। नाटक को पंचम वेद कहकर यह सुनिश्चित किया गया कि समाज के सभी वर्णों के लोग इसके माध्यम से धर्म, नीति और जीवन मूल्यों को समझ सकेंगे। इस प्रकार भारतीय नाटक की अवधारणा मूलतः रस सिद्धांत, अभिनय कला, सामाजिक शिक्षा के समन्वय पर आधारित है, जो इसे पश्चिमी नाटक परंपरा से भिन्न, व्यापक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है। आइए अब नाटक की पाश्चात्य अवधारणा को देखते हैं। इसमें अगर नाटक की उत्पत्ति की बात की जाए तो पाश्चात्य नाटक परंपरा की आधारशिला प्राचीन ग्रीस में निहित है। यानी ग्रीस यानी यूनान। तो ऐसा माना जाता है कि पाश्चात्य साहित्य में नाटक की उत्पत्ति यूनान से हुई। पाश्चात्य दृष्टिकोण में नाटक की उत्पत्ति के संबंध में अरस्तु के विचार सर्वाधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। अगर हम यूनान में नाटक की उत्पत्ति की बात करें तो पाश्चात्य विचारकों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं इसके संदर्भ में, जिसमें से दो सिद्धांत प्रमुख है। जिसमें पहला है अरस्तु का डिथाइरैम्ब का सिद्धांत। इसमें वे बताते हैं कि जो यूनान में एक देवता थे, त्रासदी सिद्धांत में भी मैंने आपको बताया था, अनुकरण के धर्म परक अर्थ में आपको बताया था कि यूनान में एक डियोनिसस नाम के एक देवता थे। डियोनिसस के सम्मान में एक समारोह किया जाता था। उसमें लोग उस समारोह के माध्यम से उस उत्सव को मनाने के बाद लोग ऐसा मानते थे कि उनके जो पूर्व किए हुए पाप है, जो भी मृत्यु संसर्ग है, जो भी उनके कलुषित विचार है, उन सभी का शमन हो जाएगा, वे सारे समाप्त हो जाएंगे और ये पवित्र हो जाएंगे। तो इसलिए ये उत्सव मनाते थे। तो इस उत्सव में एक गान होता था, मतलब सामूहिक गायन होता था, जो कोरस द्वारा पहले प्रस्तुत किया जाता था, जिसे बाद में इसे व्यक्तिगत अभिनेताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने लगा। और यहीं से अरस्तु मानते हैं नाटक की उत्पत्ति यूनान में हुई। दूसरा सिद्धांत है थेस्पिस का सिद्धांत। थेस्पिस सिद्धांत में बताया गया है कि कुछ प्राचीन स्रोतों के अनुसार नाटक का प्रारंभ थेस्पिस नामक कलाकार से माना जाता है, जो चलते फिरते मंच पर नाट्य प्रस्तुतियाँ देता था। इसी कारण थेस्पिस को पहला अभिनेता माना गया है। अगर हम यूनान के नाटक के प्रमुख रूप को देखें तो इसके 3 रूप देखने को मिलते हैं। पहला त्रासदी, दूसरा कॉमेडी और तीसरा सैटायर नाटक यानी सैटायर प्ले। ट्रेजेडी है पहला त्रासदी, जिसमें हमने आपको त्रासदी सिद्धांत भी बताया है, जिसमें दुखांत नाटक होता है। नाटक के अंत में दुखद अंत होता है और इसका उद्देश्य होता है विरेचन, यानी त्रासदी के माध्यम से भावोद्रेक करके हमारे भावनाओं को बढ़ाया जाता है और फिर उसका शमन किया जाता है, तब विरेचन होता है, हमारे भावनाओं का शुद्धिकरण होता है। उसी प्रकार दूसरा रूप है कॉमेडी। इसमें सुखांत होता है, यानी सुखद अंत होता है नाटक का, जिसमें हास्यप्रद व्यंग के माध्यम से समाज की जो विडंबनाएं हैं उन्हें व्यंग्यात्मक प्रहार के माध्यम से नाटक में
चित्रित किया जाता है। यह हास्य प्रधान और सामाजिक व्यंग से युक्त नाटक होते हैं। सैटायर नाटक त्रासदी के बाद प्रस्तुत होने वाला हल्का फुल्का नाटक है। नाटक के स्वरूप की बात की जाए, पाश्चात्य नाट्य के स्वरूप की बात की जाए तो पाश्चात्य नाट्य सिद्धांत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति अरस्तु की पोएटिक्स है। अरस्तु ने नाटक को कर्म में लगे हुए मनुष्यों का अनुकरण कहा है। उनके अनुसार नाटक के 6 प्रमुख तत्व माने गए हैं, जिसमें पहला है वस्तु या कथानक। कथानक नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। यह घटनाओं का सुव्यवस्थित क्रम होता है। पाश्चात्य परंपरा में कथानक के 5 चरण बताए गए हैं, जिसमें पहला परिचय, फिर आरोहण, फिर चरम, फिर अवरोहण, फिर समाधान। यानी पहले कथानक का परिचय दिया जाता है, फिर वह धीरे धीरे अपनी चरम की ओर बढ़ता है और फिर अपने चरम पे पहुंचता है, फिर वो धीरे धीरे नीचे की ओर घटता है, यानी उसका अवरोहण होता है और फिर उसका समापन हो जाता है। तो बीच में क्लाइमैक्स आता है, ऐसा बताया गया है कथानक के संदर्भ में कि 5 चरण होते हैं इसके, परिचय, आरोहण, चरम, अवरोहण और समाधान। इसके बाद नाटक का दूसरा तत्व माना गया है पात्र को। पात्र यानी कैरेक्टर। पात्र वे व्यक्ति होते हैं जो नाटक में कार्य करते हैं। अरस्तु के अनुसार पात्रों में संघर्ष और परिवर्तन आवश्यक है, जिससे दर्शकों में भय और करुणा की अनुभूति उत्पन्न हो सके। पात्रों को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला, दर्शकों से श्रेष्ठ पात्र, जो दर्शकों में आदर्श को चित्रित कर सके। दूसरा, दर्शकों से निम्न पात्र, जिसे दर्शकों में करुणा और त्रास की भावना उत्पन्न हो सके। और तीसरा है दर्शकों के समान पात्र, यानी जो कि दर्शकों को साधारणीकरण में सहयोग कर सके, यानी दर्शक उसे देखकर खुद की अनुभूति करे कि जो घटनाएं पात्र के साथ घटित हो रही है, दर्शक को या प्रेक्षक को ऐसा लगे कि वो मेरे साथ घटित हो रहा है, साधारणीकरण हो सके। इस प्रकार से 3 वर्गों में पात्रों को बांटा गया, दर्शकों से श्रेष्ठ, दर्शकों से निम्न और दर्शकों के समान। तीसरा तत्व उन्होंने विचार को बताया है। विचार यानी नाटक का केंद्रीय भाव क्या है, वो विचार कहलाता है। विचार नाटक का दार्शनिक अर्थ और मूल विषय है। यह नाटक के भीतर छिपे संदेश और जीवन दृष्टि को व्यक्त करता है तथा पात्रों के कर्मों को दिशा देता है। इसके बाद चौथा तत्व उन्होंने भाषा या संवाद को बताया है। यानी भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा पात्रों के भाव, संघर्ष और मनोवृत्तियाँ प्रकट होती हैं। इसमें काव्यात्मकता और साहित्यिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 5वां तत्व उन्होंने संगीत या गान को बताया है। संगीत नाटक का सहायक तत्व माना गया है, जो भावनात्मक प्रभाव को और गहरा करता है। यूनान में नाटक में कोरस का गान विशेष महत्व रखता था। कोरस में जब नाटक समाप्त हो जाता था तब एक सामूहिक गान गाया जाता था, सामूहिक रूप से पात्रों के द्वारा, वो कोरस कहलाता था। तो कोरस के माध्यम से गायन किया जाता था, जो कि उस संदेश को और गहराई से प्रस्तुत करने में सहायक होता था। इसके बाद छठा तत्व और अंतिम तत्व दृश्य या रंगमंच है। इसे सबसे कम महत्व का तत्व अरस्तु बताते हैं। दृश्य में मंच सज्जा और वस्त्र, वेशभूषा आदि इसमें उन्होंने बताया है। अरस्तु ने अपेक्षाकृत इसे कम महत्वपूर्ण बताया है। त्रासदी और कॉमेडी पाश्चात्य दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। त्रासदी यानी ट्रेजिडी। त्रासदी गंभीर और प्रतिष्ठित पात्रों से संबंधित होती है। यह दर्शकों में भय और करुणा उत्पन्न कर कैथार्सिस अथवा भावनात्मक शुद्धिकरण करती है, यानी विरेचन का कार्य करती है। इसकी कथाएं प्रायः पौराणिक या ऐतिहासिक होती हैं। कॉमेडी सामान्य या निम्न स्तर के पात्रों तथा मानवीय कमजोरी पर आधारित होती है।
इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ सामाजिक व्यंग करना होता है। अगर हम आधुनिक पाश्चात्य नाटक को देखें तो इसके विकास की दिशाओं को देखें तो इसे 3 भागों में बांटा जाता है: यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और आधुनिकतावाद। तो यथार्थवाद यानी रियलिज्म। 19वीं शताब्दी में यथार्थवाद का उदय हुआ। इसमें जीवन को जैसा है वैसा प्रस्तुत किया गया। सामान्य जीवन, साधारण भाषा और सामाजिक समस्याएं इसके केंद्र में रही। इसके बाद नेचुरलिज्म है जो कि प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद यथार्थवाद का विकसित रूप है जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव जीवन और परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद आधुनिकतावाद है यानी मॉडर्निज्म। आधुनिकतावाद में परंपरागत नाटक संरचना को चुनौती देती है और मनोवैज्ञानिक जटिलताओं, आंतरिक संघर्षों तथा व्यक्ति की चेतना को केंद्र में रखा जाता है। इस प्रकार हमने भारतीय अवधारणा और पाश्चात्य अवधारणा में नाटक को देखा। अगर हम इसकी तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करें तो भारतीय नाटक के केंद्र में रस रहता है, जबकि पाश्चात्य नाटक के केंद्र में कैथारसिस और कथानक रहता है। भारतीय नाटक में उद्देश्य रस और पुरुषार्थ है, जबकि पाश्चात्य नाटक का उद्देश्य भावनात्मक शुद्धिकरण यानी विरेचन है। अगर संरचना की बात की जाए तो भारतीय नाटक में 5 से 10 अंक बताए गए हैं, लेकिन पाश्चात्य नाटक में 5 चरण की संरचना होती है। पात्रों के स्तर पर देखा जाए तो भारतीय नाटक में आदर्श नायक बताया गया है, लेकिन पाश्चात्य नाटक में विविध स्तर के पात्र बताए गए हैं, जिसमें मैंने आपको 3 स्तर के पात्र बताए थे, जो कि दर्शक से श्रेष्ठ, दर्शक के बराबर और दर्शक से निम्न। अभिनय के आधार पर भारतीय नाटक में सर्वोच्च महत्व दिया गया है अभिनय को, और पाश्चात्य नाटक में संवाद पर अधिक बल दिया गया है। दृष्टि को देखें तो भारतीय नाटक में सामूहिक अनुभूति तर्क है और पाश्चात्य नाटक में यह संरचना प्रधान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य नाटक की अवधारणा मुख्यतः कथानक, तर्क, चरित्र और संरचना अनुशासन पर आधारित है, जबकि भारतीय नाटक रस और अभिनय को केंद्रीय मानता है। दोनों परंपराएं अपने अपने सांस्कृतिक संदर्भ में नाटक को विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं। इस प्रकार हमने दोनों अवधारणाओं को पढ़ा। भारतीय नाट्य स्वरूप का एक पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया गया है। उसमें पूरे नाट्य शास्त्र को, भारतीय अवधारणा को विस्तृत रूप से बताया गया है। उसमें रूपक, उपरूपक और नाट्यवृत्ति, नाट्य प्रवृत्ति, संकलन त्रय सभी को विस्तृत रूप में बताया गया है। आप उसे भी एक बार पढ़ लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर मैं इस पीडीएफ को भी अपलोड कर देता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके बाद हम रूपक और उपरूपक का वीडियो लाने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।